Okay, so today we will be doing demand. ठीक है, देखो सबसे पहले जो नॉर्मल पहला मिसकंसेप्शन है इस टॉपिक को लेके वो ये कि आदमी को लगता है कि वांट और डिज़ायर दोनों सेम चीज़ है। वांट, डिज़ायर और डिमांड, ये तीनों में बहुत डिफरेंस है। तीन चीज़ है यहाँ पे जो कि लगता है हम लोगों को कि सिमिलर है, जबकि वो तीनों तीन अलग चीज़ होता है। वांट, डिज़ायर एंड डिमांड। ठीक है, वांट मतलब जो आदमी का बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, जैसे रोटी कपड़ा और मकान काइंड ऑफ। डिज़ायर मीन्स थिंग्स अदर देन वांट। वांट से बढ़ के लैंडलाइन होने से भी काम होता, मगर हम लोग को एप्पल i6 चाहिए, सो दैट इज़ डिज़ायर। एंड डिमांड इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम बोथ ऑफ दीज थिंग्स। सी, एनीथिंग टू बी कंसिडर्ड एज डिमांड, ठीक है, किसी भी चीज़ को डिमांड कंसीडर करने के लिए वहाँ पे तीन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। पहला हो गया वांट फॉर द प्रोडक्ट, उस सामान के लिए वांट होना चाहिए। दूसरा हो गया अबिलिटी टू पे, अबिलिटी टू पे फॉर द प्रोडक्ट। बिकॉज आप ऐसे रास्ते में निकल जाओ इंडिया में, पूछो किसी से मर्सिडीज़ चाहिए, शायद ही कोई होगा, और जो एक्चुअल में थोड़ा क्रैक टाइप्स कोई होगा रांची से भागा हुआ, वही बोलेगा कि नहीं नहीं चाहिए। ठीक है, अदरवाइज कोई भी सुनेगा बोले हाँ भाई चाहिए चाहिए चाहिए। ठीक, बट पॉइंट इज अबिलिटी टू पे। सिर्फ वांट होने से नहीं हो गया, यू मस्ट हैव द अबिलिटी टू पे फॉर द प्रोडक्ट। देन थर्ड थिंग इज विलिंगनेस टू पे, विलिंगनेस टू पे। ठीक है, अब एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके ऊपर। लेट से हमको वर्ल्ड टूर पे जाने का बहुत मन है, तो वांट है, वांट फॉर द प्रोडक्ट। हम बहुत अमीर आदमी हैं, आई हैव द अबिलिटी टू पे ऑल्सो, लेकिन हम सोच रहे हैं कि यार पहले वो बिज़नेस का वाला एक काम था वो कर लेते, पहले उसमें पैसा लगा लें, फिर तो मतलब न दुनिया भागा जा रहा है ना हम मरे जा रहे हैं। ठीक है, तो बाद में चले जाएंगे। सो पॉइंट इज़ कि इसमें कैन दिस बी कंसिडर्ड एज डिमांड? आंसर इज़ नो। वाई? बिकॉज यहाँ पे सब है, विलिंगनेस नहीं है, विलिंगनेस टू पे फॉर द प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, बहुत टाइम में क्या होता है कि अगर पैसा होता तो दे देते, विलिंगनेस है, मगर क्या करें, पैसा ही नहीं है, अबिलिटी नहीं है। होता तो दे देते कसम से एकदम, लेकिन क्या करें, पैसा ही नहीं है। तो ये सारा चीज़ है, तीनों चीज़ जब तक नहीं मिलेगा एक जगह पे, हम लोग इस चीज़ को डिमांड कंसिडर नहीं कर सकते। नाउ नेक्स्ट इज़, देखो जो तुम्हारा पैराग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है, मीनिंग ऑफ डिमांड। मीनिंग ऑफ डिमांड यहाँ पे अलग से इसी तीन चीज़ को बोला गया है इस पूरे पैराग्राफ में। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है डिमांड फॉर एनी कमोडिटी रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ दैट कमोडिटी दैट विल बी परचेज्ड, दैट इज द अमाउंट विच कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज, विलिंग एंड एबल टू परचेज एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, so it this definition covers all the 3 points which we have mentioned earlier. Now all those 3 points only are elaborated in the next part of the paragraph. See, point number 1 में बोलते हैं demand for a commodity in economics is not the same as desire for it. तो by writing want for the product as a part of the entire definition of demand, this is what we meant. हम लोग भी यही बोलना चाह रहे थे कि सिर्फ वांट होने से उसको डिमांड नहीं बोला जा सकता, वांट होना चाहिए, अबिलिटी और विलिंगनेस भी होना चाहिए। ठीक है, डिमांड इन इकोनॉमिक्स इज ऑलवेज एट अ प्राइस, एंड थर्डली डिमांड इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड विद रेफरेंस टू अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। ये चीज़ चाहिए, मगर कब चाहिए वो अभी नहीं बोल सकते। अगेन आप इस चीज़ को डिमांड नहीं बोल सकते। सी, अब एक चीज़ देखो, नॉर्मली समझने का कोशिश करो। डिमांड इज समथिंग अबाउट विच द कंपनीज आर वेरी कंसिडरेट अबाउट। ठीक है ना, अगर हम एक किसी चीज़ का कंपनी चला रहे हैं तो मेरे लिए डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज जितना डिमांड होगा उतना हम प्रोडक्शन करेंगे। अगेन गेटिंग बैक टू आवर पुराना वाला एग्जांपल, अगर लेट से हम मर्सिडीज़ का कंपनी चला रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम इंडिया में सोचें किसको किसको मर्सिडीज़ चाहिए, सब बोलेगा चाहिए, तो हम क्या करें, एक 1 करोड़ 1.25 लाख तुम्हारा वो 1 करोड़ 25 लाख मर्सिडीज़ बना दें? क्या ये सब लोग जो मांग रहे हैं मर्सिडीज, इन लोग खरीदने के लायक हैं? आंसर इज नो। सो ऑब्वियसली एज अ कंपनी आई शुड नॉट डू दिस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज, तुम्हारे बुक के हिसाब से इट इज टाइप्स ऑफ डिमांड।
एक बार देख लेते हैं टाइप्स ऑफ डिमांड, कितने टाइप का डिमांड होता है। यहाँ पे वी हैव इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। यहाँ पे सिर्फ हेडिंग्स बोल देने से होगा, बाकी तुम लोग समझदार खुद हो और होपफुली बुक भी खरीद के लाए हो, लूट के नहीं। पढ़ लेना, उसमें से रीड कर लेना, ठीक है। देखो, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड, एक आदमी कितना यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट डिमांड करता है, ठीक है, ये हो गया इंडिविजुअल डिमांड। और वो प्रोडक्ट का उस प्राइस पे पूरे मार्केट में कितना डिमांड है, ये हो गया मार्केट डिमांड। सिंपली पुट, अगर नॉर्मल में बोलने की कोशिश करें तो सारे इंडिविजुअल्स जो मार्केट में हैं उन लोग का इंडिविजुअल डिमांड को अगर एग्रीगेट कर दिया जाए, दैट इज़ जोड़ दिया जाए, तो वी कैन फाइंड आउट मार्केट डिमांड फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक। नेक्स्ट इज एक्स एंटे डिमांड एंड एक्स पोस्ट डिमांड। ये वर्ड्स के ऊपर है, ये स्टैटिस्टिक्स का टर्म्स है, एक्स एंटे डिमांड एंड एक्स पोस्ट, ठीक है। देखो, इसको सिंपल में समझने के लिए अपने एक एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल चीज़ जो हम लोग नॉर्मल लाइफ में देखते हैं, दैट इज़, सुने हो ना कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया, प्रीपोन्ड हो गया। पोस्ट मतलब बाद में, ठीक है, प्री मतलब पहले। यहाँ पे एक्स पोस्ट डिमांड का मतलब पास्ट डेटा से, ठीक है, यानी कि इस चीज़ के ऊपर पिछला डेटा, पिछला डिमांड कितना था। पोस्ट यानी इट रिलेट्स विथ पास्ट। एंड एक्स एंटे, ये जो टर्म यहाँ पे दिया हुआ है एक्स एंटे, ये वर्ड डिराइव किया गया है एक्चुअली फ्रॉम द वर्ड एंटीसिपेटेड। एंटीसिपेट माने क्या, अंदाज़ा लगाना। सो सिमिलरली एंटीसिपेट मतलब फ्यूचर टर्म्स, आगे का अंदाज़ा लगाना, और एंटीसिपेटेड डिमांड, एक्स एंटे डिमांड का मतलब हो जाता है डिमांड, फ्यूचर डिमांड फॉर एनी पर्टिकुलर कमोडिटी, एंड एक्स पोस्ट डिमांड का मतलब हो जाता है प्रेजेंट डिमांड, सॉरी पास्ट डिमांड फॉर एनी पर्टिकुलर कमोडिटी, ठीक है। तो एक्स एंटे एंड एक्स पोस्ट डिमांड। थर्ड यहाँ दिया हुआ है जॉइंट डिमांड। थर्ड इज जॉइंट डिमांड। जॉइंट डिमांड का मतलब, जॉइंट डिमांड का मतलब हो गया, जैसे कोई एक पर्टिकुलर चीज़, अगर चाय चाहिए तो इसका मतलब हमको चीनी और दूध दोनों चाहिए होगा, चीनी और मिल्क, शुगर और मिल्क बोथ। सो दिस इज जॉइंट डिमांड। डिराइव्ड, एक्चुअली देखो, अब जो टर्म्स में हम लोग जाएंगे वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। वाई? बिकॉज वो सिमिलर टाइप्स पे आएगा क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे कि ये जॉइंट डिमांड रिफर टू द डिमांड फॉर टू और मोर गुड्स विच आर यूज्ड जॉइंटली। तो यानी जो हम लोग एग्जाम्पल लिए चाय का, वो हो जाएगा डिराइव्ड डिमांड, द डिमांड फॉर अ कमोडिटी दैट अराइजेज बिकॉज ऑफ द डिमांड फॉर सम अदर कमोडिटी। देखो, ये थोड़ा सा सिमिलर लगता है, ठीक है, बट स्टिल हम लोग अगर एग्जाम्पल अपना याद रखोगे तो बात याद रहेगा, ठीक है। जॉइंट डिमांड मतलब चाय, और डिराइव्ड डिमांड मतलब अब चाय के साथ दो बिस्किट होता तो ज़्यादा अच्छा होता, राइट। सो ये हो गया डिराइव्ड डिमांड। एक्चुअली आई वांटेड द टी, आई वांटेड टू हैव सम स्नैक्स, तो टी और उसके साथ साथ मैंने जो नॉर्मल कॉम्बिनेशन है बिस्किट का, तो अब बिस्किट भी हो जाता तो अच्छा होता। ये है पॉइंट नंबर 4, दैट इज डिराइव्ड डिमांड। डिराइव्ड डिमांड, आफ्टर समथिंग देयर इज समथिंग एल्स विच वी नीड। जैसे कि खाना खाने के बाद होटल में हम लोग को लोग ला के देते हैं सौंफ, कि थोड़ा मुंह फ्रेश कर लीजिए, दैट इज़ डिराइव्ड डिमांड। कोई पेट भरने के लिए सौंफ नहीं खाता, ठीक, अनटिल एंड अनलेस कि वो नॉर्मल हो। कोई टार्जन टाइप आदमी रहा तो खा ही सकता है, कोई ठीक है लोगों का, ठीक है। फाइनली वी आर हैविंग कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड, ये थोड़ा सा अगेन इसमें और जॉइंट में लोग कंफ्यूज होते रहते हैं कि दोनों में अलग क्या है। कंपोजिट डिमांड ध्यान से देखो, जैसे कि हम लोग को ज़रूरत है स्टील का, ठीक है, वी आर डिमांडिंग फॉर स्टील, बट स्टील कैन बी यूटिलाइज फॉर टू मैनी थिंग्स एट द सेम टाइम। सोचो, स्टील का मतलब वो उसमें बहुत सारा उसका ऑल्टरनेट यूजेस है ना। हम लोग स्टील को यूज़ कर सकते हैं यूटेंसिल्स बनाने के लिए, हम लोग स्टील का यूज़ कर सकते हैं कार बनाने के लिए, बाइक बनाने के लिए, घर बनाने के लिए स्टील का यूज़ होता है। सो देयर आर टू मैनी पर्पसेस, टू मैनी यूजेस ऑफ स्टील, ठीक है। तो कंपोजिट डिमांड मतलब एक प्रोडक्ट जो डिमांड होता है बिकॉज ऑफ टू मैनी ऑफ इट्स यूजेस, ठीक है। नाउ आवर नेक्स्ट ब्रॉड
टॉपिक इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बाकी जो इससे ऊपर हम लोग कर रहे थे वो बुक स्पेसिफिक है, तुम्हारे बुक में दिया हुआ था इसलिए हम बता दिए। इतना ज़रूरी चीज़ वो बेसिक्स में नहीं है। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, ठीक है। थोड़ा ये लहराता हुआ हैंड राइटिंग को मेरा एक्सक्यूज़ करना, ठीक है। देखो नेक्स्ट इज़ प्राइस ऑफ द कमोडिटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दो जो कि फैक्टर जो कि डिमांड को अफेक्ट करता है, दैट इज़ प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है। इसको हम लोग डिनोट करेंगे पी एक्स से। और ये जो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, ये जो डिमांड का बात चल रहा है, लेट दिस बी डी एक्स, डिमांड ऑफ एक्स। ये मेरा डी थोड़ा ओ जैसा लग रहा है, ठीक है। तुम लोग इसको ठीक कर लेना अपने प्रिंट आउट में, इसको डी बना लो, ठीक है। चलो डी एक्स हो गया, थोड़ा थोड़ा हो गया, ठीक। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड डी एक्स, एक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ विच वी आर टॉकिंग इन दिस पार्ट ऑफ द explanation. Now see, price of the commodity, it is but obvious, it is a universal known fact that price of any commodity has a very close resemblance with the demand of that product, ठीक है। so price of commodity px से वो चेंज उस पर इफेक्ट पड़ता है। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा। ये क्यों होता है ये सब हम लोग अभी आगे और बात करेंगे, बट दिस इज समथिंग विच इज़ टू बी केप्ट इन द माइंड एट द मोमेंट दैट प्राइस ऑफ द कमोडिटी हैज़ its impact on demand. Next is price of the income of the consumer, ठीक है। so income of the consumer, अगर कंज्यूमर ज़्यादा कमाएगा तो वो ज़्यादा डिमांड करेगा, अगर कम कमाएगा तो कम डिमांड करेगा, नॉर्मल है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, सो अगर इन कंज्यूमर का इनकम ज़्यादा होता है तो डिमांड ज़्यादा रहेगा। थर्ड इज़ लेट्स से कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस। तो इससे पहले अपने आते हैं जो मेन पॉइंट है उस पर, प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी पे, ठीक है। प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी, ठीक है। लेट अस डिनोट दिस बाय पी वाई, ठीक है। देखो रिलेटेड कमोडिटी में का प्राइस में अगर चेंज होगा तो हम लोग का जो भी कमोडिटी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उसके प्राइस पे भी इम्पैक्ट होगा। नाउ रिलेटेड कमोडिटी मतलब क्या हो गया? रिलेटेड कमोडिटी यानी जुड़ा हुआ कमोडिटी। अब ये जुड़ा हुआ कमोडिटी, रिलेटेड कमोडिटी क्या क्या होता है देखो। एक होता है सब्स्टिट्यूट, दो तरीके का रिलेशन होता है, एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स and another one is complementary goods. देखो सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब टी और कॉफ़ी, टी एंड कॉफ़ी। एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब टी एंड मिल्क। सो इन दोनों में देखो अगर मान लो लेट एक्स जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, डिमांड एक्स अपना प्रोडक्ट, लेट एक्स बी टी, ठीक है। तो अगर कॉफ़ी का प्राइस बढ़ेगा तो टी का डिमांड बढ़ेगा, एंड अगर मिल्क का प्राइस बढ़ेगा तो टी का डिमांड कम होगा। ऑब्वियसली दीज टू कमोडिटीज़ हैव देयर रिजेम्बलेंस ऑन द डिमांड ऑफ टी। दिस इज़ समथिंग टू बी अंडरस्टूड। अभी आगे ये सब में और डिस्कशन है तो इसलिए हम अभी ज़्यादा इसको प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इन दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन अगर क्वेश्चन में आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड लिखो, तो जितना आपने डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ उतना लिखने से ही होगा। यू डोंट नीड टू गेट इनटू दैट मच ऑफ डिटेलिंग एट दिस पार्ट, क्योंकि अभी आगे एक पूरा सेक्शन है वेयर वी नीड टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड। वहाँ जाएंगे जब हम लोग तो ये दोनों चीज़, इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी के ऊपर अभी डिटेल्ड डिस्कशन होना बाकी है। नाउ फोर्थ इज कंज्यूमर्स टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस। कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ठीक है। देखो ये भी समझना बहुत सिंपल है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो जाने की वजह से भी किसी भी प्रोडक्ट के डिमांड पे फ़र्क पड़ता है। फॉर एग्जांपल स्वेटर बहुत अच्छा बिक रहा था मार्केट में, मगर फिर अचानक कोई फिल्म आ गया जिसमें हीरो जो लेदर जैकेट लेके घूम रहा है,
तो क्या होगा, अचानक से टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो जाने की वजह से डिमांड फॉर लेदर प्रोडक्ट्स विल गो अप एंड डिमांड फॉर द स्वेटर्स विल गो डाउन। दिस इज़ अ वेरी नॉर्मल फिनोमेना, और ये हम लोग फील भी किए हैं जब मोहब्बतें रिलीज़ हुआ था, शाहरुख खान ने स्वेटर का सेल बढ़ा दिया था। सो दिस पार्ट इज़ नोन एज कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस, के टेस्ट एंड प्रेफरेंस हम लोग का चेंज होता रहता है, वो कांस्टेंट नहीं रहता है, एंड अकॉर्डिंगली एज पर दैट चेंज हम लोग का डिमांड भी मूव करता है साथ साथ। नाउ फिफ्थ पार्ट इज़, यहाँ पे दिया हुआ है कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस एंड क्रेडिट फैसिलिटी, बट आई विल राइट दिस टू बी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, देखो इसका मतलब ये हो जाता है, इस ट्रांजिशन मीन्स चेंज एंड डेमोग्राफी इन इटसेल्फ मीन्स फ्यू थिंग्स, जैसे कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर एक गरीब इलाका में दुकान खोलोगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे मतलब वहाँ का डिमांड उसी हिसाब से होगा, बिकॉज द इन आई मीन द कंज्यूमर्स residing in that area are not having much money, much resources to buy goods, so obviously the demand from them will be at the lower side. Whereas let's say demography again means gender distribution। अगर आप किसी इलाके में हो जहाँ पे आदमी लोग ज़्यादा हैं तो वहाँ पे मार झगड़ा ज़्यादा होगा, बैंडेड ज़्यादा बिकेगा, ठीक है। देन एज 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 के हिसाब से अगर आप किसी ऐसे इलाके में दुकान खोल रहे हो जहाँ पे बुज़ुर्ग लोग ज़्यादा हैं तो बेहतर है वहाँ पे प्रेशर और शुगर का दवाई बेचो, ज़्यादा बिकेगा। बच्चे ज़्यादा हैं तो खिलौना का दुकान करो, ज़्यादा चलेगा। सो आवर डिमांड इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर द इनकम, जेंडर, एज एंड सो ऑन। देखो बुक्स में क्या होता है कि ये किसी न किसी फॉर्म में ये वाला पॉइंट लिखा ही होता है, ठीक है। रुको, इस बुक में भी होगा ही। देखो साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन पॉइंट नंबर 7, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पॉइंट नंबर 8, ये 7 और 8 हम एक पॉइंट में डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और पॉइंट है, अब जो हम देखो ये 5 चीज़ हर बुक में सेम होगा, इसके अलावा जो अब हम लिखने जा रहे हैं पॉइंट नंबर 6 के बाद से, ये बुक टू बुक डिफ़र करता है, किसी बुक में कुछ लिखा होता है, किसी बुक में कुछ लिखा होता है। अब आदमी अगर बाल का खाल निकालने बैठ जाए तो बहुत सारा पॉइंट्स बन सकता है। जैसे देखो तुम्हारे इसमें लास्ट पॉइंट दिया हुआ था गवर्नमेंट पॉलिसी। नाउ इफ़ आई हैव टू जस्टिफाई हाउ गवर्नमेंट पॉलिसी कैन अफेक्ट डिमांड, तो सिंपल है। देखो इंडिया में ड्रग्स बेचना मना है, अफीम बेचना मना है, इसलिए थोड़ा सा डिमांड इसका कंट्रोल में, अगर ये खुलेआम बिकने लगे तो इट इज़ द गवर्नमेंट पॉलिसी कि ऐसा चीज़ यहाँ पे मत बेचिए, जिसके वजह से इस चीज़ का डिमांड थोड़ा कंट्रोल में है, ज़्यादा नहीं है। अदरवाइज़ अगर ये खुलेआम मिलने लगे तो पता चले हर कोई ड्रग्स ढूंढता फिरे, ठीक है। देन वी हैव, अच्छा गवर्नमेंट पॉलिसी में और एक चीज़ बोलना ज़रूरी है, जैसे कि टैक्सेशन से जुड़ा हुआ जितना मैटर्स होता है, अगर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा दे तो ऑब्वियसली इनकम लेफ्ट विद द कंज्यूमर्स विल गो डाउन। हम कमाए 10,000, गवर्नमेंट उसमें 4,000 टैक्स ले लिया तो बचा 6,000। अब 6,000 में हम 6,000 का ही सामान खरीद पाएंगे, अगर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेता तो हम 10,000 का सामान खरीदते, ठीक है। दिस इज़ अनदर एंगल फॉर एक्सप्लेनिंग गवर्नमेंट पॉलिसी, हाउ गवर्नमेंट पॉलिसी कैन अफेक्ट डिमांड। अच्छा ये भूल गए हम लोग, कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस को डिनोट करते हैं टी एंड पी से, उसके बाद डेमोग्राफी को डिनोट करते हैं डी से, गवर्नमेंट पॉलिसी को जी से। एंड नाउ व्हाट वी आर लेफ्ट इज, एक दो पॉइंट और इसमें रह गया, दैट इज कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस। पॉइंट नंबर 7, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस। देखो इसको अपने सी से डाल देते हैं, सी से कुछ नहीं है, ठीक है। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। अगर कंज्यूमर एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस बढ़ेगा किसी चीज़ का, राइज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इन फ्यूचर, ठीक है, तो कंज्यूमर्स वो चीज़ अभी ज़्यादा खरीदेंगे। अगर कंज्यूमर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस कम होगा तो वो इस चीज़ को अभी कम खरीदेंगे, वो लोग डेफर कर देंगे कि भाई अब फॉर एग्जांपल लेट्स से एनीथिंग, कंप्यूटर्स, लैपटॉप, मोबाइल, हम सोच रहे मोबाइल का दाम आगे कम होगा,
तो हम अगर अभी हमको चाहिए भी मोबाइल तो हम कैसी तरह काम चलाएंगे ये सोच के कि जब आगे दाम गिरेगा तब खरीद लेंगे। ठीक है, ये वाला चीज़, ये पॉइंट जो अब है ये सिर्फ इस समझदार और होनहार और होशियार बुक में है, डीके सेठी, और किसी बुक में हम तो नहीं देखे हैं। ठीक है, फिर भी हम एक बार है इसमें तो एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि तुम लोग को बुरा नहीं लगे। ये है कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी। कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी, अगर क्रेडिट फैसिलिटी मिले कंज्यूमर को तो वो डिमांड कर पाएंगे, क्रेडिट फैसिलिटी नहीं रहेगा तो वो कम डिमांड करेंगे। इसका एकदम क्लासिक एग्जाम्पल हो सकता है हम लोगों का रियल इस्टेट बिजनेस। आज के टाइम में रियल इस्टेट का प्राइस बहुत बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ठीक है, सबको पता है ऐसा क्यों हो रहा है। ये हो रहा है ओनली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाउस लोन्स। सिंस हाउस लोन आसानी से मिल जाता है या मिल जाता है, अवेलेबल है, इसलिए लोग सोच पाते हैं। अदरवाइज़ आप एक बार में 60 लाख रुपया जमा करिए तब तो घर खरीदिएगा। यहाँ पे तो आदमी के पास 10 लाख होता है, वो घर खरीद लेता है, बाकी ईएमआई भरता रहता है। सो डिमांड इसी वजह से है क्योंकि क्रेडिट फैसिलिटी है। अभी इस चीज़ के ऊपर से क्रेडिट फैसिलिटी हटा दिया जाए तो उसका डिमांड भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। यहाँ पे और भी बहुत सारा डिमांड्स, आई मीन और भी बहुत सारा चीज़ हो सकता था, इसलिए हम इसको सिर्फ 8 पॉइंट्स लिख के छोड़ देते हैं, क्योंकि अगेन किसी और बुक में कुछ और पॉइंट लिखा होगा जो कि गलत नहीं होगा, सही होगा। ठीक है, सो बेटर विल जस्ट लीव इट हियर ओनली। 8 पॉइंट्स काफ़ी है। ठीक है, अब नेक्स्ट है डिमांड फंक्शन।